हेलो फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं नीट टेस्ट सीरीज के सैंपल पेपर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given as an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is how much? यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक बताना है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वेज है, ये ट्रायंगुलर वेज जो दिख रहा है, और इस पर एक मास m जो है सो रखा हुआ है, और इस वेज को एक एक्सेलेरेशन दे दिया गया है राइट साइड में, और उसका वैल्यू है a। क्वेश्चन है कि a का वैल्यू क्या होगा कि m जो है सो नहीं गिरेगा। ठीक है, m नहीं गिर रहा है तो हम इस पर जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। m नहीं गिर रहा है मतलब नेट फोर्स 0 है। ये कहने जब हम कह रहे हैं इसका मतलब है कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं, लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाने का एक लिमिटेशन है, हर जगह नहीं लगा सकते। हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे कि उतने फाइन लेवल पर न्यूटन्स लॉ नहीं लगता। यहाँ पर क्लासिकल की बात कर रहे हैं। न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को हम तभी लगा सकते हैं जब हमारा फ्रेम जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं वो इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है, वो कांस्टेंट मोशन में हो सकता है या स्टैटिक रुका हुआ हो सकता है। इस केस में ये वेज जिस पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं वो खुद ही एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ये से मूव कर रहा है, तो हम वहाँ पर नहीं लगा सकते न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो क्या करें, यदि हमें न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को लगाना है तो हमें पहले एक्सेलरेटेड जो फ्रेम है, अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम इसको कहते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, इस फ्रेम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनर्शियल फ्रेम में। और ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं स्यूडो फोर्स लगा के। जिस भी ऑब्जेक्ट पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं उस पर हम स्यूडो फोर्स लगा देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है मास m का, और इस पर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना चाह रहे हैं, F=m में लगाना चाह रहे हैं, तो हमें इस पर जो है पहले इस पर एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है इसका मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम। ये जो a देख रहे हैं इस जिस पर ये रखा हुआ है, जिस फ्रेम पर रखा हुआ है, उसका एक्सेलरेशन टाइम्स इसका मास, और डायरेक्शन अपोजिट, ये राइट जा रहा है तो इस पर लेफ्ट में लगेगा। ये स्यूडो फोर्स है। ये लगा देने के बाद में अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ये स्यूडो फोर्स है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जब कोई चीज़ एक सर्कुलर मोशन में घूमती है, आप एक बस में बैठे हो, बस जब टर्निंग लेती है तो आप खिड़की की तरफ चले जाते हैं, वो जो आप जा रहे हो खिड़की की तरफ, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, वो एक स्यूडो फोर्स है। आपको पता नहीं फोर्स कौन लगा रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है, इसी को स्यूडो फोर्स कहते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने स्यूडो फोर्स लगा दिया, अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो इसका वेट है mg जो नीचे लग रहा है, यहाँ पर एक डायरेक्शन थीटा है, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है n। ये जो फोर्स mg है इसका दो ए एंगल थीटा हो जाएगा। देखिए ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हो जाएगा। इसका दो कंपोनेंट हो गया, mg का एक कंपोनेंट जिधर एंगल है उधर mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा। ये जो ma फोर्स है इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये एंगल ए थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये थीटा हो गया। तो ma का जिधर एंगल है उधर कंपोनेंट हो गया ma cos थीटा। यहाँ पर एक बार फिर क्लियर कर देना चाहते हैं कि यदि कोई फोर्स है और किसी भी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट देखना है, ये थीटा है, इधर कंपोनेंट देखना है f cos थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन में जो है इसका कंपोनेंट देखना है f sin थीटा। इस तरह से हम इसको रिजॉल्व करते हैं, f को रिजॉल्व करते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ma cos थीटा हो गया, और इधर जो है सो ma sin थीटा, ये स्यूडो फोर्स। अब हम जस्ट पैरेलल टू प्लेन जो है सो इसका मोशन कंसीडर करते हैं। इसमें कोई मोशन नहीं है ना, पैरेलल टू प्लेन कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो फोर्सेस हैं अलोंग दिस लाइन पैरेलल टू द प्लेन वो 0 है। mg sin थीटा और ma cos थीटा ये दोनों जो है सो सेम है। अब m चला गया, ये कितना आ गया? ये आ गया g sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा।
ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ये ऑप्शन नंबर 4। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, 3 फोर्सेस हैं, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हाँ हॉरिजॉन्टल, ये एम ए, ये स्यूडो फोर्स है, इस पर यही 3 फोर्स लग रहे हैं इस एम पर, एक वेट, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक एम ए। ये तीनों फोर्स जो है ये स्टेशनरी में है, तो तीनों का सम 0 होगा। ये 0 कब होगा? यदि एम ए और एम जी का रिजल्टेंट जो है उसका डायरेक्शन एन के जस्ट ऑपोजिट हो, इसके ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम जो है सो 0 होना है। तो ये दोनों का सम जो आएगा कोई डायरेक्शन में आएगा, वो डायरेक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मान लेते हैं ये दोनों को जब सम करते हैं पैरेललोग्राम मेथड से, तो ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये भी थीटा है ऑफकोर्स, तो ये थीटा होना ही है। तो अब यहाँ पर टेन थीटा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली देख सकते हैं। टेन थीटा जो है सो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना है, ये फोर्स एम ए है, तो ये भी फोर्स एम ए हुआ, और ये एम जी है, एम ए बाय एम जी, एम एम चला गया और ए इक्वल टू जी टाइम टेन थीटा। यहाँ पर हम केवल डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने की हमें जरूरत नहीं है, केवल डायरेक्शन पर। सबसे पहले तो डायरेक्शन इसको सही होना चाहिए, तीनों फोर्सेस एक को 0 होने के लिए ये 2 फोर्सेस जो हैं ऑपोजिट साइड में, उसका रिजल्टेंट इसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो जस्ट हम डायरेक्शन को कंसीडर किए और हमें मिल गया ये जी टेन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो, एन इज ग्रेटर देन 1। सो एक रो है, मे बी 2 रो, आर पुट इन ए कंटेनर, एक कंटेनर ले लिए और 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, ये लिक्विड मिक्स नहीं होता है, हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं। इसका डेंसिटी क्या क्या है, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, ठीक है, ए बी एच, एच बी, ए बी एच। ये सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d इज पुट इन द कंटेनर। द सिलेंडर फ्लोट्स विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ pl, p is less than 1 in the denser liquid. The density d is equal to, सबसे पहले देखते हैं डेंसर लिक्विड ऊपर होगा या नीचे होगा। डेंसर लिक्विड नीचे होगा, पानी में आप ऑयल मिला दीजिए, ऑयल ऊपर चला जाता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, जो डेंस है उसको नीचे जाना है, तो ये डेंसर लिक्विड जो है वो नीचे है, मतलब ए एन रो है, एन एक से ज़्यादा है तो ये डेंसर है और ये रो है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर डालना है, और सॉलिड सिलेंडर डालना है, ये मैंने डाल दिया सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और उसने लिखा है कि इसका डेंसिटी डी है सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। द सिलेंडर फ्लोट्स विथ एक्सिस वर्टिकल, ये वर्टिकल है, एंड लेंथ p टाइम्स l, p इज स्मॉलर देन l इन द डेंसर लिक्विड। l का कोई फ्रैक्शन, p में भी 10%, p 0.1 है तो 10%, ये pl है, और ये कितना बचा है, ये 1 माइनस pl, p है, दोनों को ऐड करने पे l होना चाहिए, p जस्ट एक नंबर है, फ्रैक्शन है एक से कम, सो ये 0.9 होगा, तो ये 90%, 0.9l और ये 0.1l होगा, ठीक है। द डेंसिटी d इज इक्वल टू, ये जो सिलेंडर है उसका डेंसिटी क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये फ्लोट कर रहा है, तो जो बुयांसी फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है इसको, वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, ये जो सिलेंडर है उसका वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, बुयांसी फोर्स। अब बुयांसी फोर्स 2 जगहों से आ रहा है, एक इस डेंसर लिक्विड से, एक लाइटर लिक्विड से। वेट कितना है, इसका वेट कितना है, वेट नहीं दिया, मास नहीं दिया, लेकिन डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम टाइम्स उसका डेंसिटी, वो डी दिया है। और यहाँ पर ये जो बुयांसी फोर्स आएगा नीचे वाले से कितना आएगा, कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो इसका एरिया मान लेते हैं ए है, ये एरिया टाइम्स ये जो लेंथ है, जैसे ये हमारा सिलेंडर है, इसका हाइट h है और ये एरिया a है,
तो इसका वॉल्यूम होता है एरिया टाइम्स एच, और ये एरिया सिलिंड्रिकल होने की वजह सर्कुलर होने की वजह से पाई आर स्क्वायर एच ऐसे होता है। तो यहाँ पर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ए टाइम्स पी एल, ए टाइम्स पी एल, ये वॉल्यूम निकल गया, एरिया टाइम्स लेंथ वो वॉल्यूम निकल गया, इतना वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना है लिक्विड का, एन रो। ये बुयांसी फोर्स होता है भी रो जी, वॉल्यूम जो डिस्प्लेस किया लिक्विड का, रो लिक्विड का डेंसिटी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ वॉल्यूम निकाल दिए, रो निकाल दिए, और जी ये तो नीचे वाले की वजह से हुआ, ऊपर वाले की वजह से यहाँ पर कितना एरिया है, ए डिस्टेंस, ए हाइट कितना है 1 माइनस पी एल, ये आ गया वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना है ऊपर में रो है, और ये जी। ये दोनों को जो कॉमन है उसे बाहर कर लेते हैं, रो है जी है, दोनों में कॉमन, ए भी है कॉमन, ए रो जी कॉमन है। इसमें क्या बचा है, एन एल, ए रो जी बाहर कर लिए, एन एल पी भी बच रहा है। इसमें क्या बचा है 1 माइनस पी एल, इतना सारा चीज बचा। इसका वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम है फुल सिलेंडर का, ये एरिया और टोटल लेंथ एल, ये इसका वॉल्यूम है। और डेंसिटी कितना है डी, ये तो वेट है ना, तो वेट में तो जी भी रहेगा, जी से। अब ए और जी कैंसिल कर देते हैं, और डी हमें निकल गया यहाँ से, डी ही निकालना था, तो डी निकल गया, एल से इधर डिवाइड कर देना है, एल इधर बचा हुआ है उसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, एन पी एल प्लस 1 माइनस पी एल बाई एल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एल यहाँ से चला गया तो एन पी प्लस 1 बाई एल, ऐसे नहीं, देखते हैं आंसर क्या है, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम क्यों बर्बाद करें। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, जब इसका वॉल्यूम हम लिख रहे हैं अपर पार्ट का, तो यहाँ पर 1 माइनस पी टाइम्स एल नहीं है, 1 माइनस पी ये ऐसे है, ये जो फ्रैक्शन है ये मान लीजिए 0.9 है, तो यहाँ 0.1 लिखना पड़ेगा, 1 माइनस पी, ये लेंथ इतना है, 1 माइनस पी टाइम्स एल, 1 माइनस पी एल नहीं है, वो गलत था, तो यहाँ पर ए ऐसे है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ए एल जो है, एल बाहर चला जाएगा, एल यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। वन माइनस पी है, एल इधर बाहर में, तो एल रोजी बाहर जाएगा, एल रोजी और ए बी, तो डी कितना हो गया, एल रो एन पी प्लस 1 माइनस पी बाय एल, ए एल खत्म हो गया, और हमें मिल गया रो टाइम्स 1 प्लस एन माइनस 1 पी, 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स पी, 1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स पी रो, ये आंसर हो गया 3। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इसका वेट जो है सिलेंडर का वेट, उसको बैलेंस कर रहा है बुयांसी फोर्स, और बुयांसी फोर्स आ रहा है दो जगहों से, डेंसर लिक्विड से और लाइटर लिक्विड से। डेंसर लिक्विड का में इसका वॉल्यूम कितना है, वो एरिया में यहाँ ए ले लेते हैं, अपने से एज्यूम कर लेते हैं, और पी एल उसने बोल ही दिया है कि यहाँ पर पी एल लेंथ है, तो यहाँ पर 1 माइनस पी टाइम्स एल लेंथ होगा, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a block of mass capital M is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus 1, L plus 1 नहीं, ये L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is how much? देखिए ये वायर है, इसको यदि हम लोड देते हैं और इसका लेंथ बड़ा हो जाता है लोड की वजह से, तो इसमें एनर्जी स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। वो इलास्टिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होगा, वो आता है
इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है हाफ टाइम्स स्ट्रेस टाइम्स स्ट्रेन। हाफ स्ट्रेस कितना है, ये जो फोर्स है यही स्ट्रेस लगा रहा है, mg बाय फोर्स बाय एरिया, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो है। और स्ट्रेन इसका कितना है, इसका लेंथ में कितना चेंज आया है, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, तो हो गया mgl बाय 2la। ये डेंसिटी है, हमें डेंसिटी नहीं चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, जो इलास्टिक एनर्जी है वो कितना होगा, इलास्टिक एनर्जी वो होगा डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब है इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, टोटल का वॉल्यूम कितना है, एनर्जी डेंसिटी अभी भी निकाले हमने, mg स्मॉल एल बाई 2la, और वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और लेंथ कैपिटल L है, तो वॉल्यूम हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इतना, तो al खत्म हो गया, तो बचा हाफ mgl। हाफ mgl, सो ऑप्शन 3, यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, दोनों जगह हाफ mgl लिखा हुआ है, नहीं ये ठीक है, हाफ mgl, l स्मॉल है, l स्मॉल है, तो ये ऑप्शन 2 होगा, 3 नहीं, ऑप्शन 3 में कैपिटल L है, हाफ mgl है। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला लिखने याद रखना पड़ेगा कि इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो हाफ टाइम स्ट्रेस टाइम स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, कितना हाइट पर जो है सो वेट 1/16 हो जाएगा। यहां पर आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो तरीका है कि फॉर्मूला याद रखिए, जी का वैल्यू हाइट के साथ कैसे वैरी करता है, जी का वैल्यू हाइट के साथ वैरी करता है, जी टाइम्स जी बाय 1 प्लस h बाय आर स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ये जी का, जी दोनों जो ये जी 0 है, और जी 0 मतलब धरती पर जो है जी m बाय आर स्क्वायर, ये धरती पर जो है सरफेस पे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक हाइट है, कोई हाइट h पर, ये 1/16 हो जाता है, यहाँ पर जितना है वहाँ पर उसका 1/16 हो गया, वेट 1/16 हो गया, मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही 1/16 हो गया। हाइट कितना है, ये चला गया, 16 का स्क्वायर रूट लिए 4 हो गया, ये 1 प्लस h बाय आर, और यहाँ से r कितना आ गया, r नहीं हमें h चाहिए, यहाँ से h कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 टाइम्स r, 3r, धरती के रेडियस का 3 गुना हाइट पर जब आप जाएंगे तो आपका वेट 1/16 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन है, 3r, ऑप्शन जो है सो 3 है। यहां पर हम बिना फार्मूला का बना सकते हैं, ये जो वेट आता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं 2 जगहों पर, वेट एट सम हाइट h जो है सो वेट सरफेस पर जो है धरती का, उसका 16 टाइम है, यहाँ पर कितना वेट है, इसका 16 टाइम, और ये वेट कितना होता है, एक जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें हमारा वेट है, तो वो होता है Gmm बाय r प्लस h, ये r धरती का रेडियस है और h हमारा हाइट है, हमने हाइट मेजर शुरू किया सरफेस से, और ये हो गया 1/16, और यहाँ पर जो है सरफेस पे कितना हो गया वेट, जस्ट r स्क्वायर, ये सब खत्म हो गया, ये कितना बचा, r प्लस h होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिए, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिए, 4r, जस्ट ऊपर वाला भूल गए तो हम जस्ट डिनोमिनेटर ले रहे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, s इक्वल टू 3r, तो फार्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये 1 मिनट का कैलकुलेशन था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, ये सॉलिड स्फीयर है, ये स्फीयर है और ये अपना कोई डायमीटर है अपना, उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड है ओमेगा। ये सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास, इसका मास मान लेते हैं m है, एंड सेम रेडियस, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब इसकी सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसका स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड विथ एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का मान लीजिए ओमेगा है तो इसका 2 ओमेगा। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ये स्फीयर बाई सिलेंडर कितना होगा, ये पूछा है। ये स्फीयर बाई सिलेंडर, स्फीयर का कितना होता है, कोई यहाँ पर कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ तो ट्रांसलेशन हो नहीं रहा है, केवल रोटेशनल एनर्जी है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो हाफ आई ये स्फीयर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर इधर हाफ आई सिलेंडर 2 ओमेगा होल स्क्वायर। ये आई तो खत्म हो गया और ओमेगा स्क्वायर भी खत्म हो गया, केवल 2 बचा हुआ इधर, तो 1/4 लिख दिए नीचे। और आई स्फीयर नेक्स्ट टाइम लिख देंगे फॉर क्लैरिटी, सिलेंडर। ठीक है, 1/4। ये स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका कितना होता है, इसके अबाउट इट्स डायमीटर वो होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 2/5 mr²। यदि हॉलो होता है तो 2/3। सॉलिड है ना, ये सॉलिड स्फीयर राइट। यदि हॉलो स्फीयर होता है तो 2/3। और नीचे ये सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का वही होता है जो डिस्क का होता है, mr²/2 अबाउट इट्स एक्सिस, ये इस एक्सिस के। यदि कोई और एक्सिस होगा तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो mr² यहाँ से खत्म हो गया, कितना बचा 1/5 टाइम्स 2/5 टाइम्स 1/2, तो ये सभी खत्म हो गए, 1:5 ऑप्शन नंबर 2। तो इसको बनाना काफ़ी आसान था, हमें जस्ट इसका इस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का होता है हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई स्फीयर या आई सिलेंडर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इस सेक्शन में 15 क्वेश्चन है और 10 का आंसर करना होता है। ये मोनोएटॉमिक गैस एट ए प्रेशर P हैविंग ए वॉल्यूम V एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट टू ए वॉल्यूम 2V। बना लेते हैं इसको डायग्राम, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, कहीं से स्टार्ट किया, यहाँ पर इसका प्रेशर कितना है P है और वॉल्यूम V है। ठीक है, यहाँ से एक्सपेंड किया आइसोथर्मली, PV डायग्राम में आइसोथर्मली कैसे किस तरह का प्लॉट होगा, आप गैस इक्वेशन देखिए, PV इक्वल टू nRT, T कांस्टेंट हो गया तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट मतलब P प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये जो है सो लाइन इस तरह से जाता है, इसको यहाँ नहीं सटेगा, बहुत स्लोली ऐसे जाएगा, बहुत इन्फिनिटी में जाकर सटेगा, तो इस तरह से लाइन जाएगा। वो बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन मान लीजिए ठीक है। ठीक है, आगे ये कहाँ तक गया, 2 ही तक गया, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन ठीक है। एंड देन एडियाबेटिक, ये आइसोथर्मल है प्रोसेस है, आइसोथर्मल A to B। अब B to C हम इसको ले जा रहे हैं, 16 भी तक गया एडियाबेटिक मतलब वहाँ पर ये 16 भी मान लेते हैं यहाँ पर। ये 16 भी लग नहीं रहा 16 भी है, लेकिन मान लीजिए ये C है, यहाँ तक गया।
द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज, यहाँ पर प्रेशर कितना है, पीसी कितना है, वो ये पूछ रहा है। पीसी कितना है। तो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक एबी प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल है और एक बीसी प्रोसेस है जो कि एडियाबेटिक है। ये दोनों ही प्रोसेस में हमें ये पता लगाना है कि प्रेशर यहाँ कितना हुआ। यहाँ पर प्रेशर पी है और वॉल्यूम भी है, इसी टर्म में पता लगाना है। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी का रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर दिखाया है। पीवी कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए बी जो कि आइसोथर्मल है प्रोसेस, और इधर है बीसी जो कि एडियाबेटिक है। इसके लिए पीवी जो है सो कांस्टेंट नहीं होता, पीवी का पावर गामा कांस्टेंट होता है। भी में ठीक से लिख दूं, पीवी का पावर गामा ए कांस्टेंट होता है और यहाँ पे पीवी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में। पीवी कांस्टेंट का मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट यहाँ पर है वही प्रोडक्ट यहाँ पर है। ये टोटल ए से बी तक आइसोथर्मल है ना, तो पी ए भी ए इक्वल टू पी बी भी बी। पी ए कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में कि पी है, और भी ए कितना, वो भी दिया है। पी बी कितना नहीं पता, और भी वो बोला कि डबल हो गया, यहाँ पर डबल हो गया, तो हमें पी बी पता चल गया यहाँ से, पी बी इक्वल टू पी बाई 2। ठीक है, ये पता चल गया। इधर आते हैं, अब ए एडियाबेटिक प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है, बी टू सी। तो पी बी यहाँ पर प्रेशर कितना है, पी बी हमें पता है, इधर भी कितना है, वो भी यहाँ पर 2 भी है, राइट। तो 2 भी का पावर गामा इक्वल टू पी सी हमें नहीं पता है, वो यही पता करना है। और यहाँ पर 16 भी है वॉल्यूम, यहाँ 16 भी है, पावर गामा, पीसी पता करना है। बस पीसी कितना हो गया, पी बी टाइम्स 2 भी बाय 16 भी पावर गामा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये पी बी कितना है यहाँ पर निकाला हुआ है, पी बाई 2, ठीक है, और ये हो गया 1/8 टू द पावर गामा। ये हमारा पीसी का वैल्यू है। अब यहाँ पर जो है सो गामा का वैल्यू दिया है, गामा दिया है 5/3, पी बाई 2, इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3, और ये दिया है 5/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का एनी पावर 1 है, 2 का पावर 3 और उसका भी पावर 3, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 टू द पावर 3 टाइम्स 5/3, ये चला गया, p बाई 2 टाइम्स 1/2 टू द पावर 5 जो कि 32 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, p बाई 64, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, रेडियस दिया हुआ है, ये सेंटर में नहीं लग रहा है, ये आर दिया हुआ है रेडियस। द कूलम्ब फोर्स F बिटवीन द टू इज, कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा, ये दोनों के बीच में घूम रहा है इधर, कूलम्ब फोर्स कितना लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा सम कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका चार्ज यहाँ पर क्या है, यह है क्या, हाइड्रोजन एटम, एक ही प्रोटॉन है, मतलब चार्ज E, इसका चार्ज ये भी E स्क्वायर, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो साइन यहाँ माइनस हो जाएगा, या आप इसको नेक्स्ट टाइम लिखिएगा। E टाइम्स माइनस E, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R है, रेडियस R स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन भी देना है, डायरेक्शन किधर है, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ हम रेडियली आउटवर्ड इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो साइन है एट्रैक्टिव रिपल्सिव, वो ये माइनस साइन जो है वो टेक केयर करेगा, तो यहाँ A
ऐसे लिखेंगे। ये यूनिट वेक्टर है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, यूनिट वेक्टर है रेडियली आउटवर्ड। अब यहाँ पर आके हमारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर कहीं भी जो है सो आर, ठीक है, ये कहीं पर है क्या, ढूंढते हैं। एक ही जगह ये आर हैट दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ, राइट। और यहाँ पर सही है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है डायमेंशन देखिए, ये r⁻³ है और ये r हैट है, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पर e²/r³ हो गया, जस्ट r² होना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ। ये यहाँ तो प्लस साइन है तो ये वैसे भी नहीं होगा, ये भी प्लस साइन है तो नहीं होगा, ये -k, ये तो k ही है, -k e²/r⁻³, लेकिन यहाँ पर r हैट नहीं दिया है और हमारा तो r² है। तो ऐसा करते हैं, हम r के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये अब r हैट जो है उसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर डिवाइडेड बाय r। ये क्या दे रहे हैं, जस्ट डायरेक्शन। r वेक्टर है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें जो डायरेक्शन देता है, ऐसे यूनिट वेक्टर को लिखते हैं r वेक्टर बाय r। और हमें क्या मिल गया इसके बाद, e²/r⁻³ r वेक्टर, ये दो का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय वायर। एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, ये है r1 रेडियस का और ये है r2 रेडियस का, ठीक है। ये दोनों चार्ज है, कुछ चार्ज है इस पर, दोनों को कनेक्ट कर दिया किसी वायर से। आप कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, जिस पर ज़्यादा पोटेंशियल है, इस पर चार्ज है तो पोटेंशियल है, कुछ पोटेंशियल V1 है, इस पर कुछ पोटेंशियल V2 है, वो दोनों क्या होगा, जहाँ हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, और फ्लो करके तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक बार दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो चूंकि दोनों कॉन्टेक्ट में है और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा उस पर, तो ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। V = यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, 1/4 पाई, एक स्फीयर के रेडी यहाँ पर क्या पोटेंशियल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जो है बाय r, ये पोटेंशियल होता है। चार्ज यहाँ पर जो है पहला वाला, ये 1 से लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, और यही जो है सो यहाँ भी है पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है। ये सभी तो खत्म हो गया, तो हमें मिला Q1/r1 = Q2/r2। लेकिन वो क्या लिखने के लिए पूछ रहा है, सरफेस डेंसिटी, चार्ज सरफेस डेंसिटी। तो Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 को हम लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी 1, ये डेंसिटी है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सरफेस एरिया कितना है स्फीयर का, 4 पाई r1², तो ये चार्ज होगी। ये डिस्चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी चार्ज डेंसिटी है और एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम, जस्ट रेडियस चेंज हो गया। σ1/σ2 कितना होगा देख लीजिए, 4 पाई वैसे भी चला गया, ये क्या है, एक r1 इधर है, ये r2 भी चला गया, तो इधर r2/r1 बचा, ये r1 यहाँ बचा, उसको उधर ले गए, r2/r1 दो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is thrown vertically downward from a height of 20 meters with an initial velocity v0. It collides with the ground, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v0 is how much? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये धरती है, बॉल को यहाँ से छोड़ा नहीं गया है, इसको एक स्पीड के साथ भेजा गया है। ये बॉल है, इसका स्पीड है इनिशियली कुछ v0, यहाँ से आया उस स्पीड से, तो अपना उसके बाद में स्पीड बढ़ते चला जाएगा और भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो है
ये इस पर टकराया इससे और रिबाउंड हुआ। अब यहाँ पर हमने दिखाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, तो यहाँ दिखा रहे हैं ये चलना शुरू किया और फिर यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पर आके रुक गया। अब इसका स्पीड है यहाँ पर 0। जाते समय उसका स्पीड था v0, आते समय स्पीड है 0। सेम हाइट, जो हाइट यहाँ था वही हाइट यहाँ है। बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी v0 कितना था, कि जितना हाइट वो नीचे गिरा उतना ही वो ऊपर चला गया। हाइट भी दिया हुआ है 20 मीटर, और ये भी दिया गया कि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है 50%। तो इस जगह पर जस्ट बिफोर टकराने के पहले उसका एनर्जी कितना है और बाद में उसका एनर्जी कितना है, 50% कम है बाद में। यहाँ पर एनर्जी कितना है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है उसको हम कुछ नाम देते हैं, ई बी अप ऐसे देते हैं दिखाने के लिए। ई बी अप इक्वल टू ई बी ए डाउन, जब नीचे बी पर यहाँ पर ए बी पॉइंट है, इसको ये पॉइंट कहते हैं। ये डाउन में जो आ रहा है उसका आधा है, आधा तो चला गया। और यहाँ पर जो एनर्जी है जस्ट बिफोर टकराने के पहले जो एनर्जी है वो तो वही है जो यहाँ है। तो यहाँ पर कितना एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है mgh प्लस हाफ mv² mv0²। यहाँ से यहाँ तक आया तो एनर्जी में लॉस नहीं हुआ। एनर्जी में लॉस तब हुआ जब उसको हिट किया, ग्राउंड को हिट किया और उसके बाद रिबाउंड हुआ, तब वहाँ पर कुछ हिट वगैरह प्रोड्यूस हुआ और उसमें लॉस हुआ। तो उसका हाफ यहाँ पर आ गया, हमें पता चल गया। यहाँ पर वही एनर्जी जो यहाँ पर है, ये इसको लिख सकते हैं ये टाइम्स हाफ, और ये का वैल्यू यहाँ लिख दिए इतना है। अब EBT ये जो यहाँ पर जो एनर्जी है वही एनर्जी यहाँ पर है। इसको हम फिर कौन सा पॉइंट बोले, C बोलते हैं। ये EB B पर जब ऊपर जा रहा था, जैसे ऊपर जाना शुरू किया, वो एनर्जी वही है जो C पर जाकर उसका एनर्जी है। इसको लिख लेते हैं एक बार फिर, mgh प्लस हाफ mv0² टाइम्स हाफ। और ये एनर्जी कितना है, यहाँ पर कितना एनर्जी है, यहाँ पर आके उसका स्पीड 0 हो गया, मतलब केवल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh है। यहाँ पर mgh है, ये m इधर से बाहर निकाल लेते हैं, gh प्लस हाफ m तो चला गया v0² इंटू हाफ, m चला गया वैसे भी, v0 निकालना है जस्ट, इससे हम v0 निकाल लेते हैं। ये हो गया 2gh इधर और इधर हो गया gh प्लस v0²/2। तो v0 कितना आ गया, 2 टाइम्स 1gh 2 टाइम्स gh, ये आ गया 2। g का वैल्यू कितना है दिया है क्या, हाँ 10 और h 20 मीटर है, 10 20 400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। 22 ऑप्शन 2। तो इसमें हमें जस्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाना था। जो एनर्जी यहाँ है वही एनर्जी जस्ट बिफोर कॉलिजन है, अब कॉलिजन के बाद में उसका हाफ हो गया। तो यहाँ जो यहाँ पर जो एनर्जी है वह यहाँ की एनर्जी का हाफ है, वही मैंने लिखा। इसी पर जो एनर्जी है नहीं, यहाँ EB अब जो एनर्जी है वो EA का हाफ है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ की एनर्जी के सेम है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है रिबाउंड के समय आधा लॉस हो गया, तो वापस आने के बाद एनर्जी उसका वही है हाफ। सो EC जो है वो EA का हाफ है। C और A एक ही हाइट पर है, C और A एक ही हाइट पर है। जो एनर्जी यहाँ पर है 50% लॉस होकर वापस आया यहाँ पर, और EC में काइनेटिक एनर्जी है कुछ mgh प्लस हाफ mv0², ये दोनों है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जस्ट mgh है, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो इस टाइम में C मैंने इसको उल्टा लिख दिया। EC की एनर्जी है जस्ट mgh, और EA की एनर्जी है mgh प्लस हाफ mv0², 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो अपने आप आ जाएगा, m सब जगह से चला गया,
2GH में से एक GH चला गया तो एक GH, और V0 स्क्वायर बाय 2, सो V0 जो है स्क्वायर रूट 2GH जो पहले निकाले थे वही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज ए बॉब सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग। एक ट्रक बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रक हो गया हमारा, इसमें व्हील दे दिए, मोटा मोटी ट्रक हो गया, ठीक है। इसमें एक बॉब है सस्पेंडेड, यहाँ पर बॉब जो है सो सस्पेंडेड है, लाइट स्ट्रिंग, इसको कोई मास नहीं है, इन ए फ्रेम अटैच टू द ट्रक। द ट्रक सडनली मूव्स टू द राइट विथ एन एक्सलेशन ए। ये मूव करना शुरू किया है एक्सलेशन ए से। द पेंडुलम विल टिल्ट, ऑफ कोर्स पेंडुलम विल टिल्ट, आप खड़े रहेंगे और यदि सडनली मूव करेगा तो आप पीछे गिरेंगे बस में, तो ये भी मूव करेगा, पीछे जाएगा, कोई डाउट नहीं है, पीछे जाना है इसको, एक एंगल से, कोई एंगल है थीटा। द पेंडुलम विल टिल्ट टू द लेफ्ट और राइट, ऐसे बताना है, अब यहीं पर देख के बताइए, सब कोई बोला टू द लेफ्ट, कोर्स टू द लेफ्ट, आगे जाएगा तो लेफ्ट में, राइट में ट्रक जाएगी तो पीछे ही जाएगा, सारा ऑप्शन बोल रहा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो कितना है ये बताना है। यहाँ से देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या है, G बाई ए। ओके, इसका मतलब यहां पर है कि साइन थीटा जो है सो G बाई ए है। ए यदि 0 हो गया तो क्या होगा, तो साइन थीटा इन्फिनिटी हो गया, 0, G डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी, ये पॉसिबल ही नहीं, साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये कैसे संभव है कि G बाई ए है, ए का यदि वैल्यू जब तक G से ज़्यादा नहीं होगा ये इक्वेशन से वैलिड ही नहीं है, साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ए का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं जब ट्रक खड़ी है तब इसका वैल्यू इतना दे रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत है। सेकेंड, टेन इनवर्स ए बाई जी, मतलब ये कह रहा है कि टेन थीटा जो है सो ए बाई जी है। जी यदि 0 हुआ, जी नहीं, ए यदि 0 हुआ तो टेन थीटा 0, मतलब थीटा रुका हुआ है, ठीक है, जब ट्रक रुका हुआ है तो थीटा 0 है, हाँ ठीक लग रहा है। जब ए जो है सो जी हो गया, जी के बराबर हो गया तो थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा 45 डिग्री, पॉसिबल हो सकता है। यदि ए जी से बड़ा हो गया तो थीटा 45 से भी छोटा हो गया, नहीं छोटा नहीं और बड़ा हो जाएगा, 45 से बड़ा हो जाएगा, हाँ पॉसिबल है, लग रहा है ये संभव है। नेक्स्ट देखते हैं, ये साइन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, ए यदि जी से बड़ा हो गया, ज़्यादा, बहुत तेज़ी से जा रहा है, इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ट्रक का स्पीड जी से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो हो सकता है, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो जी से ज़्यादा हो सकता है, तब यहाँ पर फिर ये साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी चला गया, नहीं होगा। ये टेन इनवर्स जी बाई है, लास्ट वाला देखते हैं ऑप्शंस, टेन थीटा इक्वल टू जी बाई ए, यहाँ पर यदि ए 0 है तो टेन थीटा इन्फिनिटी, मतलब थीटा पाई बाई 2, जब ट्रक खड़ी है तो ये नीचे ना रह के इधर रहेगा, ये तो गलत है, तो ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन 2, इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, लेकिन अब सॉल्व करके देखते हैं सही क्या है। सो दूसरा मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ये रहा ट्रक, यहाँ पर पेंडुलम है, ये शुरू में था, यहाँ पर बाद में आया, ये एंगल थीटा है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, हम यदि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना चाहें तो ये फोर्स लगेगा, ये स्यूडो फोर्स, ये स्यूडो फोर्स है, ये लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। एक वेट है, ठीक है, और ये दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, और यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन के बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन इधर होना चाहिए। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन जा रहा है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया। तो टेन थीटा यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला वेक्टर कितना है एम ए, मतलब ये वाला वेक्टर एम ए हो गया, टेन थीटा इक्वल टू एम ए बाई जी, टेन थीटा इक्वल टू एम ए बाई एम जी, सो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी
सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। ए बाई जी कहाँ है, tan इनवर्स में 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14।